आज हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयोनिक सॉल्यूशन। जिस इलेक्ट्रोलाइट का हम लोगों को कंडक्टिविटी निकालना है, उस सॉल्यूशन को हम लोग एक खास सेल में रखते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कंडक्टिविटी सेल। इसमें दो इलेक्ट्रोड्स हैं, जिसमें प्लेटिनम ब्लैक से कोटेड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स का व्यवहार करते हैं। इसके टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए व्यवस्था कर लेते हैं, ताकि टेम्परेचर इसका नहीं बदले। इसके दोनों इलेक्ट्रोड्स के दोनों टर्मिनल्स को हम लोग एक हीट स्टोन ब्रिज में रेसिस्टर की जगह पर जोड़ देंगे। यह अननोन रेसिस्टेंस का काम करता है। हम अगर अननोन रेसिस्टेंस को निकाल लेंगे, यानी इसका इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का हम लोग रेसिस्टेंस निकाल लेंगे, तो उससे कंडक्टिविटी हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके रेसिस्टेंस को निकालने का प्रयास करेंगे। इसके लिए व्हीट स्टोन ब्रिज का इस्तेमाल करेंगे। व्हीट स्टोन ब्रिज आप फिजिक्स में पढ़े ही हैं। इसमें परिवर्तन क्या क्या है इसको देखिए। इसमें यहाँ पर हम अननोन रेसिस्टेंस लगाए थे, आज यहाँ पर अननोन रेसिस्टेंस लगाए हैं। यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगाए थे, यहाँ पर हम एक हेडफोन लगाए हैं। यहाँ पर डीसी सोर्स लगाए थे, यहाँ पर एसी सोर्स का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, तो इसको अच्छी तरह से आप समझें। अगर हम इसमें डीसी का इस्तेमाल करेंगे, तो इसके आसपास का कंसंट्रेशन आयंस का बदल जाएगा, परिणाम इसका रेसिस्टेंस बदल जाएगा, और जो हम कंडक्टिविटी निकालना चाहते हैं वह शुद्ध कंडक्टिविटी नहीं निकलेगा। इस प्रॉब्लम को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग एसी सोर्स का इस्तेमाल करते हैं। एसी सोर्स का इस्तेमाल करते ही गैल्वेनोमीटर काम करना बंद कर देगा। इस हालत में हम हेडफोन लगा लेते हैं, और जिस समय यह व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस होगा, उस समय मिनिमम इसमें ध्वनि सुनाई पड़ेगी, साउंड सुनाई पड़ेगा। अब हम इसको कैसे बैलेंस करेंगे, इसको देखिए। यह वेरिएबल रेसिस्टर है, यानी यहाँ पर रेसिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ होगा। इससे रेसिस्टेंस बदल बदल करके हम इसको बैलेंस करेंगे। जैसे ही हेडफोन में मिनिमम आवाज सुनाई पड़ेगी या नहीं के बराबर आवाज सुनाई पड़ेगी, वैसे ही हम समझेंगे कि व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस कर गया। अब हम व्हीट स्टोन ब्रिज से R2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो R2 बाय R1 इज इक्वल टू R4 बाय R3। इस तरह से R2 इज इक्वल टू R1 R4 बाय R3 होगा। यही R2 इस इलेक्ट्रोलाइट का रेसिस्टेंस है। यह जो इलेक्ट्रोलाइट का कॉलम है, इसका यह रेसिस्टेंस है। यह हमारे लिए अननोन था, जिसको हम निकाल लिए। याद रखिए, व्हीट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर हमारा मीटर ब्रिज बना हुआ है, उसी को उसके जगह पर इस्तेमाल करेंगे। वह सैद्धांतिक स्वरूप में लिखा बनाया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, R इज इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू एल बाय ए। एल बाय ए को हम लोग सेल कांस्टेंट कहते हैं, और रो इज इक्वल टू होता है 1 बाय कप्पा, और कप्पा जो है यही हमारा कंडक्टिविटी है। तो R इज इक्वल टू 1 बाय के, और इसको G स्टार से लिखते हैं, या सेल कांस्टेंट कहलाता है, यानी के यानी कप्पा इज इक्वल टू G स्टार बाय R। इस तरह से हम लोग उस सेल का, उस इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी निकाल लेंगे। अब देखिए, ये कंडक्टिविटी किन किन बातों पर डिपेंड करता है। पहला है द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट इन द सेम सॉल्वेंट and a given temperature differs due to charge and the ions in which they dissociate। अब यहाँ पर देखिए, वॉल्यूम सेम ले, सॉल्वेंट सेम ले, केवल इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट कर दे
तो भी कंडक्टिविटी इसका डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि सभी इलेक्ट्रोलाइट के आयंस बराबर मास के नहीं होते हैं, बराबर चार्ज के नहीं होते हैं, उसके मूवमेंट का स्पीड भी अलग अलग है। इस तरह से इसकी कंडक्टिविटी बदल जाती है। दूसरा है कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन। द ग्रेटर द नंबर ऑफ आयंस द ग्रेटर इज द कंडक्टेंस। जितना अधिक आयंस की संख्या होगी उतना ज्यादा कंडक्टेंस बढ़ेगा, यानी डाइल्यूशन जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे आयंस की संख्या बढ़ेगी, कंडक्टेंस बढ़ेगा। तीसरा है K इज इक्वल टू 1/r इंटू एल स्क्वायर बाय भी। यहाँ पर देख रहे हैं वॉल्यूम जैसे जैसे बढ़ता है इलेक्ट्रोलाइट का वैसे वैसे कंडक्टेंस घटता है, यानी डाइल्यूशन बढ़ाते तो जरूर है, आयंस की संख्या तो जरूर बढ़ती है, लेकिन दूसरी ओर वॉल्यूम भी बढ़ता चला जाता है, इसलिए कंडक्टेंस घटता है।